नर्मदे हर। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप सुन रहे हैं शब्द दर्शन। आइए अमृतलाल वेगड़ की अमर कृति सौंदर्य की नदी नर्मदा का पारायण करते हैं। सुनते हैं भाग 13 ओंकारेश्वर से खलघाट। सुबह विष्णुपुरी घाट पर बैठा था। सुबह की गुनगुनी धूप बड़ी प्यारी लग रही थी। सामने है ओंकारेश्वर, पहाड़ी नदी का पहाड़ी तीर्थ स्थान। सकरी नर्मदा के दोनों ओर खड़ी चट्टानी कगारें हैं। इस तट पर मानधाता, उस तट पर ओंकारेश्वर। दोनों मिलकर ओंकार मानधाता और बीच में अलस गति से बहती शांत नीरव नर्मदा। नदी बहती हुई भी रुकी सी जान पड़ती है। सुदूर केरल से आकर बालक शंकर ने यहां गुरु गोविंद पाद के आश्रम में रहकर विद्याभ्यास किया था। वे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ परिव्राजक हैं। भारत की भावनात्मक एकता के लिए उन्होंने जो किया वो अनुपम है। ऐसे आद्य शंकराचार्य की पावन स्मृति इस ओंकारेश्वर से जुड़ी हुई है। फिर कमल भारती जी, रामदास जी और मायानंद जी सदृश संतों के आश्रम भी यहां रहे। आज भी नए नए आश्रम बनते जा रहे हैं। नर्मदा तट के छोटे से छोटे तृण और छोटे से छोटे कण न जाने कितने परिव्राजकों, ऋषियों, मुनियों और साधु संतों की पदधूलि से पावन हुए होंगे। यहां के वनों में अनगिनत ऋषियों के आश्रम रहे होंगे। वहां उन्होंने धर्म पर विचार किया होगा, जीवन मूल्यों की खोज की होगी और संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आरण्यक संस्कृति रही, लेकिन अब हमने उन पावन वनों को काट डाला है और पशु पक्षियों को खदेड़ दिया है या मार डाला है। धरती के साथ यह कैसा विश्वासघात है। एक आदमी स्नान के लिए आया था। मैंने कहा, नर्मदा कितनी सकरी है। नर्मदा की ये एक धारा है, दूसरी ओंकारेश्वर के पीछे है। कहते हैं कावेरी नर्मदा से मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों में अनबन हो गई और कावेरी नर्मदा से अलग हो गई। ओंकारेश्वर के इस ओर है नर्मदा, उस ओर है कावेरी। दोनों फिर मिलती हैं या नहीं? जहां ओंकारेश्वर का टापू खत्म होता है, वहीं दोनों फिर मिल जाती हैं। नर्मदा ने आखिर छोटी बहना को मना लिया। इसलिए असली कावेरी संगम बाद का है, पहला नहीं। पहले आगमन, फिर बहिर्गमन, अंत में पुनरागमन। बढ़िया कल्पना है। यहां बैठा सामने के घाट को देख रहा हूं। वहां न जा पाने का कोई दुख नहीं, क्योंकि ओंकारेश्वर 2 बार हो आया हूं। लेकिन अनिल और श्यामलाल से कहा कि तुम जरूर जाओ। नाव से जाना, पुल से आना। यहां से मोर टक्का, वहां तक सड़क जाती है, लेकिन हम सड़क से नहीं जाएंगे, नदी के किनारे किनारे जाएंगे। दोपहर को निकले, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि दोपहर को चलकर गलती की। सूरज सामने रहता है, चट्टानें तंदूर की तरह गर्मा गई हैं और श्यामलाल नंगे पांव है। लेकिन वो तो शायद दहकते अंगारों पर भी चल सकता है। कभी चट्टानों से जूझते, कभी झाड़ी से उलझते, तो कभी सामने तट की पर्वतमाला से आते हवा के झोंकों का आनंद उठाते आगे बढ़ रहे थे। कभी रुक जाते, कभी माथे का पसीना पोंछते और आगे बढ़ते। शाम को मोर टक्का के खेड़ी घाट पहुंचे। यहां नर्मदा पर सड़क का पुल है, पास में रेल का पुल भी है। रात यहीं बिताई। सुबह उठते ही अनिल ने कहा, जरा ऊपर देखिए। मध्य आकाश में चांद था। मैंने कहा, सूरज के हिसाब से अभी सवेरा है, लेकिन चांद के हिसाब से अभी दोपहर है। अनिल के लिए यह भले ही विस्मय की बात हो, पर मैं तो चांद के एक से एक करतब देख चुका हूं। कभी पूर्ण कुंभ तो कभी बारीक रेखा, उसका बांकपन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी घटता तो कभी बढ़ता,
कभी निकलते ही डूबने की तैयारी, तो कभी आधी रात को गायब और भरी दोपहर को हाजिर। क्या कहना इस मनमौजी का। चांद जब ये सब कर सकता है तो एक करतब उसे और दिखाना था। सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण पूर्व और पश्चिम दिशाओं की छटा देखते ही बनती है। उपेक्षित रह जाते हैं उत्तर और दक्षिण। क्या ही अच्छा होता अगर चांद उत्तर में निकलता और दक्षिण में डूबता। चंद्र का ऐसा अपूर्व उदय देखकर सूर्य भी निरुत्तर रह जाता। यहां से रास्ता आसान है, झाड़ी खत्म। रात गोमुख बावड़ी में रहे। सुबह चल दिए, थोड़ी देर में कांकरिया पहुंचे। नदी तट पर एक खंडहर सी धर्मशाला थी। ऊपर छप्पर नहीं था, खिड़की में पल्ले नहीं थे। खिड़की के इस फ्रेम में से पनिहारिनें ऐसी दिख रही थीं मानो मैं रंगीन टीवी देख रहा हूं। खिड़की के पास से देखता तो वाइड व्यू दिखता और हटकर देखता तो क्लोजअप नजर आता। ऐसा लाइव टेलीकास्ट तो संसार का श्रेष्ठतम टीवी सेट भी नहीं दे सकता। दोपहर को रावेर पहुंचे। यहां नदी तट पर पेशवा का स्मारक है। वहीं एक पेड़ के नीचे खाना बनाया। जब तक झाड़ी में थे ईंधन की कोई कमी न थी, लेकिन अब लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया है। थोड़ी बहुत मिली, बाकी मैं दूर के किनारे से ढूंढ लाया। बाद में पता चला कि वे चिता की लकड़ियां थीं। शाम को बकावा पहुंचे। वहां नदी किनारे एक चबूतरा था। आज का रात्रि विश्राम इसी चबूतरे पर था। वहां से एक सकरी पथरीली सड़क नर्मदा के मध्य तक चली गई थी। स्वच्छ पानी भरने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी, इसलिए यहां पनिहारिनों की भीड़ लगी रहती थी। जल की सतह से जरा से उठे हुए इस जलपथ से आती पनिहारिनें जलपरी सी लग रही थीं। लेकिन ये कोई जलपरियां नहीं थीं, ये थीं श्रम बालाएं, कठोर श्रम करती ग्राम नारियां। लेकिन यह श्रम ऐसा था जो खेल बन गया था। हंसती, किलकती, ठिठोली करती स्वस्थ नारियों को अनुभव ही नहीं हो रहा था कि उनके सिर पर भारी बोझ रखा हुआ है, वे नंगे पैर हैं और नीचे ऊबड़ खाबड़ पत्थर हैं। वे ऐसे जा रही हैं जैसे शहर की लड़कियां पिकनिक को जाती हैं। श्रम का यह कैसा उत्सव है, नित्य उत्सव। सवेरे इस छोटे से गांव से विदा लेते समय इस पावन दृश्य को मैंने मुड़ मुड़ कर देखा। आगे पड़ा मर्दाना। यह गांव कुछ बड़ा है, दो एक दुकानें भी हैं। अनिल और श्यामलाल सौदा लेने लगे। मैं दूर खड़ा था। वहां एक वृद्ध बैठे थे। उन्होंने कहा, आप खरीद क्यों रहे हैं? मेरे यहां सदाव्रत दिया जाता है, चलिए। तुला तुलाया सौदा वापस करना पड़ा। यह सदाव्रत कब से चल रहा है? 75 साल से। 75 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। इस खुशी में मेरे पिता ने यह शुरू किया था जो आज तक चला आ रहा है। मैंने अपनी जमीन चारों बेटों को बांट दी है, लेकिन 2 एकड़ जमीन सदाव्रत के लिए अलग रख दी है। मैं नहीं रहूंगा, पर सदाव्रत रहेगा। जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है, पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। शाम को भटियान पहुंचे। नर्मदा के बालुई तट पर बसा छोटा सा गांव। नदी किनारे पेड़ों के पास एक पक्की छोटी धर्मशाला है। इसमें एक दुबले पतले बाबा रहते हैं, बच्चों सा सरल स्वभाव। गांव के लोग इन्हें खूब चाहते हैं। कोई 30 बरस से यहां हैं। हमें बड़े प्रेम से अपने साथ ठहराया। बातें होने लगीं तो मैं समझ गया कि इनकी मातृभाषा गुजराती है। फिर तो गुजराती में बातें होने लगीं। मैंने कहा, इतने वर्षों बाद भी आप गुजराती भूले नहीं? उन्होंने कहा, मातृभाषा को कोई कैसे भूल सकता है। सुबह जब चलने लगे तो बड़े प्यार से बोले, आवजो। घड़ी भर के लिए वे सन्यासी में से गृहस्थ बन गए थे। विदा लेते मेहमान से कह रहे थे, आवजो, फिर आना। अगला पड़ाव मरकटी तीर्थ। निर्जन एकांत में वेदा और नर्मदा के संगम पर स्थित ऊंचे टीले पर एक मंदिर है, उसी में रहे।
मंदिर में एक युवा पुजारी है और है उसकी मां। पुजारी की मां ने कहा, आज से कोई 3 साल पहले अचानक ये लड़का घर से चल दिया। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। कोई साल भर बाद अमरकंटक से चिट्ठी आई कि मैं नर्मदा परिक्रमा पर निकल गया हूं, मेरी बाट मत जोहना। लेकिन मां का दिल तो है, सोचती थी परिक्रमा पूरी करने के बाद मेरा बेटा लौट आएगा। लेकिन परिक्रमा करते करते इसने तो जोग ही धारण कर लिया। एक ठंडी सांस लेकर उसने कहा, कोई 15 साल की उम्र में हमने इसकी सगाई की थी। लड़की के पिता ने 7 साल तक इंतजार किया। जब हमने उसके घर लौटने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी, तब पिछले साल ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह की। उस लड़की से मुझे कितनी ममता हो गई थी। चूल्हे की आग को ठीक करते हुए उसने अपना कहना जारी रखा, बड़ा एकांत है यहां, पास में कोई गांव नहीं। मैं और मेरा बेटा बस हम 2 ही हैं यहां। वो तो दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है, मेरा समय काटे नहीं कटता। यहां रहती हूं तो घर की याद आती है, घर जाती हूं तो इसकी चिंता सताती है। कल रात को ही यहां 2 मुंह वाला सांप निकला था। मैं बेहद डर गई, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। बेचारी मां, उसके मन के 2 टुकड़े हो गए हैं। एक हिस्सा यहां है, दूसरा घर रह गया है। बाहर खुले में सोए, आकाश साफ था और रात सुहानी थी। तारे इतने पास लग रहे थे कि हाथ बढ़ाओ और छू लो। सुबह चल दिए, दोपहर तक नावड़ा टोड़ी पहुंच गए। सामने तट पर है महेश्वर, रानी अहिल्याबाई का नगर। अहिल्याबाई अत्यंत कुशल प्रशासक थीं और नर्मदा की परम भक्त थीं। महेश्वर में उनके बनवाए घाट इस तट से बड़े ही सुंदर लग रहे थे। यहां एक सज्जन रहते हैं, पहले सरकारी अफसर थे, अच्छी पेंशन मिलती है। अपनी सारी पेंशन कुत्तों पर खर्च करते हैं। इस गांव के तो क्या, आसपास के लोग भी उन्हें खूब चाहते हैं। मिलने पर बोले, चाय की इस दुकान की ये बेंच ही मेरा घर है और इस झोले में मेरी सारी गृहस्थी है। गांव के कुत्ते मेरे स्वजन हैं। फिर धीरे से बोले, आदमी से कुत्ते अच्छे। जीवन के किन कटु अनुभवों ने उनके मन में मनुष्य के प्रति ऐसी कटुता उत्पन्न की होगी। देवी देवता में मेरा कोई विश्वास नहीं, साधु संतों पर भी नहीं। बाहर से धर्मात्मा होने का ढोंग रचते लोगों को ऊपर से नीचे तक गंदगी में डूबा हुआ देख चुका हूं। बस एक नर्मदा को मानता हूं, मुझे वो हर घड़ी दिखनी चाहिए। बरसात में बाढ़ का पानी जब तक इस बेंच को छूता नहीं, तब तक यहां से नहीं जाता। नर्मदा के बिना मैं नहीं रह सकता। फिर हंसकर बोले, यहां के लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया। जब मरूंगा तब मेरी ऐसी श्मशान यात्रा निकलेगी कि किसी नेता की क्या निकलेगी। दुख यही है कि उसे देखने में जिंदा नहीं रहूंगा। सुबह मन में सहस्रधारा देखने की उत्कंठा लेकर चले। मंडला की सहस्रधारा कई बार देख चुका हूं, महेश्वर के पास की इस बड़ी सहस्रधारा को पहली बार देखूंगा। थोड़ी देर में शोर सुनाई पड़ने लगा तो चाल तेज हो गई। देखते देखते सहस्रधारा आ गए। नर्मदा यहां खूब फैल गई है, हजारों धाराओं में बट गई है। इन धाराओं में छोटे छोटे अनगिनत प्रपात फड़फड़ा रहे हैं। चारों ओर धाराओं का जाल सा फैला है। इनाड़ी टेढ़ी आंकी बाकी जलधाराओं से नर्मदा ने यहां मानो झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। पानी की चादर, जलधाराओं के ताने बाने, चट्टानों का करघा, ऐसी चादर तो बस नर्मदा ही बुन सकती है और ऐसी चादर तो बस धरती ही ओढ़ सकती है। और यह धारा शब्द नर्मदा के साथ खूब जुड़ा हुआ है। अमरकंटक से निकलते ही कपिल धारा और दूध धारा, मंडला की सहस्रधारा, बरमान घाट की सतधारा, ओंकारेश्वर के पास धारा क्षेत्र और महेश्वर के पास पुनः सहस्रधारा। कैसी धारा प्रवाह नदी है ये। जहां जहां धारा शब्द आया है वहां प्रपात जरूर है।
चाहे कपिल धारा जैसा ऊंचा प्रपात हो, चाहे सहस्र धारा के इन तितलियों जैसे छोटे छोटे प्रपात हों। जबलपुर के धुआंधार में धारा शब्द आते आते रह गया। वैसे धार धारा का ही तो अनुज है। पर अब चलना चाहिए, धूप तेज हो रही है, आगे का मार्ग कठिन है। थोड़ी देर के लिए किनारा छोड़ना होगा। चलते चलते एक टीले पर आ गए। इस ऊंचे झरोखे से सहस्रधारा के नन्हे मुन्ने प्रपात एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नन्हे मुन्ने क्या, एकदम दुधमुहे। इनके मुंह से दूध अभी छूटा ही कहां। ढाल खेड़ा में राघवानंद जी के आश्रम में रहे। यहां किसी ने बताया कि नर्मदा में वो जो टापू दिखाई दे रहा है, एक फ्रेंच युगल उसमें 6 महीने तक रहा। बरसात में उस तट पर चला गया। कुछ समय पहले फ्रांस लौट गया। ऐसी कौन सी डोर होगी जो 7 समंदर पार के फ्रेंच नौजवान पति पत्नी को नर्मदा के इस सुनसान टापू में खींच लाई होगी। सौंदर्य पिपासु मन, एकांत साधना की चाह, या पश्चिम की आपाधापी से विलग होकर पूर्व की शांति में डुबकी लगाने की प्रबल इच्छा। रात को बाहर खुले में सोए। इस बार की यात्रा में नर्मदा में इतने टापू देखे हैं कि रात को आकाश गंगा में भी मुझे अनेक टापू दिखाई दिए। सुबह चल दिए। आज दिवाली है। दोपहर तक साटक संगम पहुंच जाएंगे। वहां नर्मदा का प्रसिद्ध खलघाट पुल है। वहीं इस बार की यात्रा समाप्त करेंगे। थोड़ी देर में साटक संगम पहुंच गए। साटक एक छोटा सा झरना है, लेकिन इसे पार करने में एक नाटक हुआ। साटक में एक नन्हा प्रपात था। उसे देखते हुए मैं पानी में उतरा। उतरते ही काई लगे पत्थर पर से फिसल कर गिरा। किसी तरह उठा कि दोबारा गिरा। साटक ने अपने अंक में मुझे 2 बार लिया। इसलिए यह नाटक एकांकी न रहकर द्विअंकी हो गया। पास ही एक मंदिर है। मंदिर की देखभाल एक महाराष्ट्रियन महिला करती है। माता के स्नेह से हमें मंदिर में ठहराया। मैंने कहा, हमारी इस बार की यात्रा यहां समाप्त हो रही है। कल सुबह घर लौट जाएंगे। अगले साल फिर आएंगे और दशहरे से आगे बढ़ेंगे। आगे शूलपाण की झाड़ी पड़ेगी। उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। सुना क्यों नहीं, कितने ही परकम्मा वासियों से कितनी ही बातें सुनी हैं। झाड़ी में तीर धनुष लेकर भील आते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। अंत में परकम्मावासी के पास बच रहती है केवल लंगोटी और तूंबी। लेकिन इन्हीं बातों ने हमारे अंदर झाड़ी के प्रति विशेष आकर्षण जगा दिया है। राजघाट से झाड़ी शुरू होगी। आपके पास ये जो सामान है ना, इसमें कुछ न बचेगा। कपड़े और चश्मा तक उतार लेंगे। लंगोटी लगाकर रह लूंगा, लेकिन मेरी स्केच बुक ले ली, चश्मा ले लिया, तो समझिए मेरे कवच कुंडल ही उतार लिए। नंगे बदन ठंड कैसे बर्दाश्त होगी। मुझे कुछ सोच में देखकर उसने कहा, एक काम करो, झाड़ी में से मत जाओ, बाहर बाहर निकल जाओ। नहीं, हरगिज नहीं, झाड़ी में से ही जाएंगे, चाहे जो हो। हां, एक काम कर सकते हैं, दिवाली की छुट्टी के बजाय गर्मी की छुट्टी में चलें। गर्मी में नंग धड़ंग रह लेंगे, ठंड बर्दाश्त न होगी। रात का अंधेरा जल में उतर आया था और काजल सा काला हो चला था। बिस्तर में पड़ा पड़ा तारों को निहारता मैं गुनगुना रहा था, जटाजूट बढ़ाएंगे, भिक्षा मांग कर खाएंगे, निर्धन निर्वस्त्र हो जाएंगे, पर झाड़ी में से जाएंगे। शब्द दर्शन में आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले अंक में और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मां नर्मदा का ये प्रसाद जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे प्रयास को अपना प्रोत्साहन दें। नर्मदे हर।